नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने समाज सेवी और आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एनके शर्मा से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने नोएडा में चुनाव, बीजेपी के सबसे ज्यादा मतों से जीत और तमाम विषय पर बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण ले लिया है और मैं नोएडा में यहाँ के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के साहब के साथ हूं। मैं यहाँ पे तमाम संस्थाओं के ये पदाधिकारी रह चुके हैं और नोएडा के वोटर भी हैं। और खास तौर से क्योंकि आपको पता है पूरे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की सीट वो सीट है जहां से सांसद ने सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं आखिरकार नोएडा में ऐसे क्या विकास के काम रहे हैं, क्या यहाँ पे काम हुआ, इसको लेकर के मैं आज डॉक्टर एनके शर्मा जी से बातचीत करूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं देख रहा था कि तमाम आपके यहाँ पे पेशेंट आए हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसके बाद आपने हमारे चैनल को समय दिया, क्योंकि ये बात सच है कि डॉक्टर का प्रमुख काम जो है वो है सबसे पहले जो मरीज आते हैं उनको देखना। लेकिन खासतौर से मीडिया का एक सम्मान है, डॉक्टर साहब हमेशा सम्मान करते हैं मीडिया का, और उसी के चलते डॉक्टर साहब ने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब, मैंने एक प्रश्न यहाँ पे और अपने दर्शकों से मैंने बताया कि आखिरकार इतनी जबरदस्त जीत नोएडा में मिली है, विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या ऐसे विकास के कार्य रहे जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि आप यहाँ के तमाम ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारी रहे हैं, आप यहाँ वोटर इतने सालों से हैं यहाँ पे, और मैं देखता हूं कि जो भी यहाँ पे, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे विभाग अन्य एजेंसीज हो, चाहे प्राइवेट एजेंसीज हो, वो आपको अपने साथ शामिल कर रखते हैं अपने किसी भी डेवलपमेंट को लेकर के, या तमाम कोई भी जब उनकी योजना होती है, इवन जो यहाँ के अथॉरिटीज है वो भी आपको बुला करके आपसे अपनी राय शुमारी करती है। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, साधना चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को रेस्पेक्टेड ब्रजमोहन सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, मेरी जो नॉलेज है उसके अनुसार, जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार, और तमाम शहर के लोग भी इस बात से अवगत है, क्योंकि यहाँ प्राधिकरण का जो है, क्योंकि यहाँ पर जो गांव के प्रधान हुआ करते थे या कुछ थे, वो काफी सालों से प्रधानी वगैरह सब यहाँ समाप्त कर दी गई थी, और कोई नगर पालिका या नगर का पालिका का कोई चेयरमैन, नगर निगम यहाँ नहीं है। तो यहाँ केवल नोएडा अथॉरिटी है। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नोएडा यहाँ है, वो ही सारे तमाम डेवलप के कार्य करते हैं, चाहे सड़क का निर्माण हो, नाली का निर्माण करना हो, इवन जो हॉस्पिटल्स के जो निर्माण है, जो सरकारी अस्पताल हमारा जिला चिकित्सालय है, उसकी बिल्डिंग का निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। चाइल्ड पीजीआई का निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। आपका जो हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है, उसका निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। चाहे वो बालिका इंटर कॉलेज है, महामाया इंटर कॉलेज है, उनका भी निर्माण जो है नोएडा प्राधिकरण ने किया। आपने देखा होगा जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है, जिम्स जो है, उसका निर्माण भी, उस बिल्डिंग का निर्माण भी नोएडा प्राधिकरण ने किया। तो मोर देन, मैं समझता हूं लगभग 98% डेवलपमेंट के जो काम है वो नोएडा प्राधिकरण करती है, या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण करती है, या यमुना विकास प्राधिकरण करती है। अब एयरपोर्ट को आप ले लीजिए, देखो कितना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, लेकिन उसका निर्माण कौन कर रहा है? उसका निर्माण नोएडा प्राधिकरण कर रही है, यमुना प्राधिकरण कर रही है, यानी कि यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है। तो मोस्टली यहाँ डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वो सारे के सारे, चाहे गरीबों के आवास की बात आए, चाहे नाली की हो, चाहे मलेरिया की दवाई छिड़कने का काम हो, इवन कोई भी कोरोना काल में घर घर पे गेहूं बांटना और राशन बांटना, वो जो सब कार्य करता है, उसमें भी काफी उस समय नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी मैम थी, यहाँ बड़ा अच्छा काम किया। मैं आईएमए का अध्यक्ष था, हमारे आईएमए का हाउस की हालत बड़ी खराब थी, उसका जीर्णोद्धार भी नोएडा अथॉरिटी ने किया। चाहे सड़कों पे जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, तिरंगे की लाइटें लगी, जितनी फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, अब बाकी जनप्रतिनिधि लोग अपने आय फीता काटे, वो एक अलग बात है, उनका सम्मान होता है, बट काम यहां प्राधिकरण करती है। मेरे हिसाब से तो जनप्रतिनिधि
कि जो उनकी जो 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 उनको धनराशि आवंटित होती है, जिसको हम एक वो बोलते हैं कि बजट जो होता है, तो उस बजट से जहां तक है ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कुछ ये लोग कर लेते हो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जहां तक है जितने भी फ्लाईओवर्स है, जितने भी ये सारे डेवलपमेंट के काम है नोएडा में, चाहे अंडरपास है या फ्लाईओवर्स है, जितने भी बने हुए हैं वो सब के सब नोएडा प्राधिकरण के द्वारा बनाए हुए हैं। चाहे मेट्रो का काम है, मेट्रो रेल का जो आया हुआ है वो सब नोएडा प्राधिकरण और जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो मिलकर के कर रही है। तो इसमें जनप्रतिनिधि का यहाँ कोई इतना ज्यादा मतलब उनकी जो वो है बजट है उससे ज्यादा डेवलपमेंट के काम नहीं होते। चाहे स्कूल की 4 दीवारी क्यों ना बननी हो, स्कूल की बिल्डिंग क्यों ना बननी हो, उसको भी प्राधिकरण बना के देता है। यहाँ जो सामुदायिक केंद्र है वो प्राधिकरण बना करके देता है। तो सारे डेवलपमेंट के काम प्राधिकरण करता है। वृक्षारोपण करना है तो वो प्राधिकरण करके देता है। तो यहां तो केवल सारा यदि प्राधिकरण ना हो तो त्राही त्राही मच जाए। तो यहाँ का डेवलपमेंट जो है ये मैं समझता हूं पूरे प्रदेश के अंदर यदि देखा जाए तो केवल 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 प्राधिकरण करती। ऐसा एक गौतम बुद्ध नगर जिला होगा जहां पर सारा जो खर्च है वो केवल प्राधिकरण करता है। जनप्रतिनिधियों का कहीं किसी गांव में कहीं कुछ सड़क बना दी, कहीं नाली बना दी, कुछ खड़ंजे लगा दिए, वो एक अलग है। अदरवाइज इतना काम यहाँ नहीं है। दूसरा एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, आपने क्वेश्चन नहीं किया लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको बोला, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एक क्वेश्चन आ रहा है बड़े दिनों से, हमारे भी दिमाग में घूम रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कम क्यों हुआ, वोट कम क्यों पड़ी। परसेंटेज हो सकता है बड़ी हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी सीटें कम हुई और सीटें भी इतनी कम हो गई जिसकी परसेंटेज हो सकता है बड़ी हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारी सीटें कम हुई और सीटें भी इतनी कम हो गई जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दिन रात कितनी भी मेहनत कर ले, आदरणीय मोदी जी कितनी भी मेहनत करें, आदरणीय योगी जी कितनी मेहनत करे प्रदेश के लिए, आज गुंडा माफिया बिल्कुल खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया हुआ है, माफिया आज यूपी छोड़ के चला गए, कितनी भी दिन रात मेहनत कर ले, लेकिन यदि स्थानीय चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सांसद है या विधायक है, चाहे वो किसी भी जहां जहां से भी है, जहां भी है पूरे प्रदेश के अंदर, यदि स्थानीय नेतागण जो है वहां के लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, जनता के साथ सही अटैचमेंट नहीं रहेगा, जनता के काम नहीं करेंगे, जनता को केवल झूठे आश्वासन देंगे, तो जनता आज की मूर्ख नहीं है। आज पढ़ा लिखा युग है, आज पढ़ी लिखी जनता है। हमारा सौभाग्य है कि 5,70,000 वोटों से हम गौतम बुद्ध नगर सीट जीते, लेकिन दूसरी जगह तो ये सौभाग्य नहीं मिला। तो कारण क्या है? इसका कारण टोने यही कारण है कि हमारे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं ऐसी बातें रही है जिससे जनता त्रस्त रही है। टिकट वितरण में कहीं ना कहीं भूल चूक हुई है, कहीं ना कहीं इस तरह की कहानियां हैं। उन कहानियों को, उन चीजों को हमें 2027 के चुनाव से पहले पहले ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो पुनः गिर जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब से बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि जब पत्रकार बैठकर के स्टूडियो में बातचीत करते हैं तो उन्हें वाकई धरातल के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में नहीं। और मैं डॉक्टर के साथ मैंने आपको इसलिए अब रूबरू करवाया, खासतौर से ये सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है, ये यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाओं में और सामाजिकता में ये यहाँ पे प्रमुखता से भाग लेते हैं और इनका सम्मान भी है। यहाँ पे आईएमए के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके अलावा तमाम संस्थाओं के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और यहाँ की जो सोशल सोसाइटी है उसमें भी इनका बड़ा नाम है। हमने ये बात इनसे इसलिए पूछी क्योंकि
तो जब ये आप डॉक्टर साहब जैसे अपनी चीजों के बारे में बता रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अन्य जो कई सारे अपने जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं उसके भी पदाधिकारी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो सबसे बड़ी बात की, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने और मोदी जी ने मेहनत तो बहुत की थी इस देश में, और आज भी वो देश में कर रहे हैं। आज उनका पहला दिन था, फिर भी उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया, और योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मेहनत की, ये हम और आप सब जानते हैं। उसके बाद भी अगर ये स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आखिरकार गलतियां कहां हुई, तो खामियां हुई हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि जो बड़ी जीत हासिल हुई है नोएडा के अंदर, वो बड़ी जीत हासिल क्यों हुई है वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। यहां के विकास प्राधिकरणों, यानी कि जो अधिकारियों पर आरोप लगते हैं कि अधिकारी, जो नेता आरोप लगाते हैं कि नेता कहते हैं कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं और उनकी वजह से हम जनता के बीच में नहीं गए, लेकिन हो सकता है कि वो बात सही हो, वो जनप्रतिनिधि है, वो सच ही कह रहे होंगे। लेकिन ये भी बात सच है कि खासतौर से नोएडा में इतनी अगर बड़ी जीत हासिल हुई है डॉक्टर महेश शर्मा जी को, तो उसमें यहाँ के विकास प्राधिकरण और यहाँ के अधिकारियों की भूमिका भी अहम है, जिसका जो नेतृत्व था वो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का था। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, नोएडा से। तो वहीं आपको बताते चले कि लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी दी गई है। मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। और ये दूसरा है मिर्जापुर सोनभद्र। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संतोष जी, माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी। सिंचाई की नहीं है, केवल जल जीवन मिशन। ऐसा है कि उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए, उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा का हब बनाने के लिए, और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। तो 6 सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, जो 6 मंडल अछूते थे उनमें उनका नाम रखा गया था, उसमें राज्य शब्द जुड़ा हुआ था, जैसे महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, उत्तर मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर। तो इन सब में राज्य हटाकर शॉर्ट करने के लिए उनका नाम मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, यह करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम अपने आदर्शों को, अपने संस्कृति के जो विरासत है उनको उनके नाम से रखते हैं, तो संस्कृति और सभ्यता का उन्नयन भी होता है और जीवंत भी होती है, आने वाली नस्लों को हम सौंपते हैं। तो पहला प्रस्ताव तो ये गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, जम्भेश्वर वहां के वहां पे बहुत आस्था है वहां के निवासियों की, इसमें प्राचीन मंदिर भी है और वहां के लोग इनसे सांस्कृतिक रूप से चेतना भी प्राप्त करते हैं। ऐसे ही 2 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता, इसमें लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें एक तो है HRIT गाजियाबाद और दूसरा है फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली। ये दोनों ने अपने सभी मानक पूर्ण कर लिए हैं और सभी विभागों के अपमत प्राप्त इनके अनुकूल हो गए, इसलिए ये 2 नए विश्वविद्यालय खुलेंगे। और जब नए विश्वविद्यालय खुलते हैं तो शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो ये प्रस्ताव आज पारित हुआ। मां शाकुंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़, मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, जो अब वर्तमान नाम हो जाएगा, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय तो बताइए आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय AK शर्मा साहब से अनुरोध करेंगे कि वो आज के विषय में। आज महाकुंभ
महाकुंभ 2025 की तैयारियों से संबंधित एक प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष हम लेकर के आए थे, जिसको मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दिया है। उसमें ये था कि वर्तमान जो कुंभ आ रहा है वो पिछले कुंभ की अपेक्षा थोड़ा व्यापक व्यवस्थाएं होंगी, ज्यादा लोगों के आने की भी संभावना है। आपकी जानकारी के लिए उसकी पूर्व भूमिका में बता दूं कि इस बार 19 की अपेक्षा 2025 में हम लोग मेले का क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हैं। पहले 3200 हेक्टेयर था 2019 में, इस बार 4000 हेक्टेयर हम लोग कर रहे हैं। आने वाले संस्थाओं की संख्या के मद्देनजर हम लोग अन्य भी बहुत सारे उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जैसे सेक्टरों की संख्या पहले 20 थी, उसको 25 की जा रही है। घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर थी, उसको 12 किलोमीटर की जा रही है। कल्पवासियों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग वहां रहते हैं महीना डेढ़ महीना, उनकी बात कर रहा हूं। 25 लाख पिछली बार थी, इस बार 40 लाख अनुमानित है। मौनी अमावस्या जो प्रमुख दिन होता है स्नान का, उसमें पिछली बार 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, इस बार 6 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। संस्थाएं भी जो वहां अपना अपना कैंप लगाती हैं, ऐसी संस्थाएं 2019 में 5721 थी, उसकी जगह इस बार 10,000 संस्थाओं का अनुमान है। इन सारी लोगों के समावेश के लिए, सारी जो भीड़ आएगी उसके व्यवस्थापन के लिए पुलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। पॉन्टून पुल आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो वो पाइप की बनते हैं, वो पिछली बार 22 थे, इस बार 23 किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो पुलिये होती हैं छोटे छोटे स्पैन वाली, उनकी संख्या पिछली बार 357 थी, उसे बढ़ाकर के 428 किया जा रहा है। ये पुल और पुलिया बनाने के लिए हमें लकड़ी के बड़े बड़े लाग और उनकी आवश्यकता होती है। उन्हीं से संबंधित आज का प्रस्ताव था कि वन विभाग से, वन निगमों से हम लोग लकड़ी के वो लाग लेंगे। कुल आवश्यकता हमें साल स्लीपर बोलते हैं, लकड़ी का जो बड़ा लाग होता है, उसकी टेक्निकल भाषा है। 99,000 के आसपास हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से 20,000 हमारे पास पड़ा हुआ है पिछले मेलों का, और 79,000 हमें खरीदने होंगे। उसी प्रकार से साल एजिंग करके उसकी एक अलग लकड़ी की एक कैटेगरी होती है जो वन निगम से ही दी जाएगी, उसकी 10,874 आवश्यकता होगी। 2,000 पड़ी हुई है हमारे पास, उसमें से उसके बाद 8,766 खरीदना होगा। इस खर्च के लिए हम माननीय मंत्रिपरिषद के पास गए थे। 236 करोड़ रुपए का ये खर्च होगा और उसकी माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। आपकी जानकारी में ये भी ला दूं कि मेले के व्यवस्थापन के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का हमारे विभाग को मद दिया है, पैसा दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसी मद में से हम लोग ये खर्च कर रहे हैं और आशा है कि आने वाला कुंभ जो है, आगामी कुंभ, बहुत ही पहले की अपेक्षा बहुत ही भव्य और दिव्य होगा। जी, स्थायी नहीं होता है, निकल जाता है, और उसमें जो मटेरियल लगता है वो पिरुंडी बनाती है इसको। उसमें वो मटेरियल सर्कुलेट भी होता है राज्य के अन्य जिलों में, जहां जहां आवश्यकता होती है वहां दे दिया जाता है। कुछ मटेरियल स्टोर में रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि आवश्यकता हमारे पास, हमारी इस बार 99,000 साल स्लीपर की है, लेकिन 20,000 हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है। तो जो बाकी की आवश्यकता है 79,000 वो हम खरीदेंगे। उसी प्रकार साल एजिंग करके एक लकड़ी की एक कैटेगरी होती है, जिसमें 10,874 की आवश्यकता है। 2,108 हमारे पास पड़ा हुआ है स्टोर में, और उसको निकालने के बाद 8,766 हम 2500 करोड़ है, उसी में से ये खर्च होगा। जी सर, जी। एक और प्रस्ताव था हमारा, हुडको से हम पहली बार हमारा बिजली विभाग लोन ले रहा है। आपको याद होगा कि हमारे जो कैश का जो गैप आता है, बिजली हम जो देते हैं और वसूली करने में जो कमियां रह जाती हैं, हम उसको एटीसी लॉस पिछले महीनों में, साल में काफी कम हमने किया है, लेकिन फिर भी कुछ गैप रहता है और ये गैप पहले से चला आ रहा है। उसको
हम हर साल 10,000 से 15,000 करोड़ रुपया लोन की सर्विसिंग में हम देते हैं और अपने खर्चे को मीट करने के लिए हम सामान्य रूप से अभी तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रीजनल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है भारत सरकार की 2 संस्थाएं हैं, पीएफसी और आरईसी बोलते हैं, उनसे हम लोन लिया करते थे। हमारी रेगुलर एक व्यवस्था चलती रहती थी, लेकिन ध्यान में आया कि उनका लोन थोड़ा महंगा पड़ रहा है। 10% या उसके ऊपर के ब्याज से वो लोग लोन देते हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगर सस्ता कहीं मार्केट में मिलता है तो उसे क्यों न तलाशा जाए। उस तलाश में हुडको से हम लोगों ने बात किया और हुडको 9.5% के दर से लोन देने को तैयार हुआ है। तो इस प्रकार हुडको से हम लोग 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेंगे और उसकी मंजूरी के लिए हम आज माननीय मंत्रिपरिषद के समक्ष गए थे। माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको मंजूर किया। चुकाने के लिए हमें और साथ ही निर्बाध बिजली देने के लिए 24/7 बिजली देने के लिए हमने माननीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करूंगा। बहुत समर्थन है वित्त विभाग का, लेकिन फिर भी उन देनदारियों को पूरा करने के लिए हमें वित्तीय संस्थाओं के पास समय समय पर जाना पड़ता है। लगभग 73,000 करोड़ रुपए। शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, नए कनेक्शन का ऐसा कुछ नहीं। अभी कोई इस प्रकार की अधिकृत जानकारी तो है जी। इस समय आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, वर्तमान में हम 29,500 29,700 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति है, महत्तम आपूर्ति। इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आपूर्ति करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। पिछले साल आपको याद होगा तो माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि 28,000 पर ही हम पहले नंबर पे आपूर्ति करने वाले राज्य थे और इस बार उसे भी पार करते हुए हम 29,700 के आसपास पहुंच चुके। कल रात की हमारी जो पीक डिमांड थी और सप्लाई थी वो 29,500 के ऊपर मेगावाट में थी। और स्वाभाविक बात है कि जब हम इतनी बिजली दे रहे हैं तो कहीं न कहीं से बिजली आ रही है, तो उसकी हमने पूरा टाई अप किया हुआ है। मैं अपने स्रोतों से भी हम महत्तम टीएलएस पे चला करके अपने पावर प्लांट को हम विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही अन्य राज्यों से, अन्य संस्थाओं से भी हमने करार किए हुए हैं। पिछले दिनों करार करके हमने रखा हुआ, इसीलिए हम इतनी विद्युत आपूर्ति दे पा रहे हैं। धन्यवाद। अब हो गया उत्पादन के बिना थोड़े ना हो रहा है। जो गैस है बाहर से लेना। आपको आपकी जानकारी के लिए एनटीपीसी के सहयोग से आपको याद होगा कि हमने ओबरा में और अनपरा में 2 पावर प्लांट बनाने के लिए माननीय मंत्रिपरिषद की मंजूरी लिया है और उस पर काम चल रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में हम नया विद्युत उत्पादन की शक्ति उत्तर प्रदेश में जोड़ने जा रहे हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जितनी अभी तक थी उसकी लगभग 2 गुनी करने की राह पे हम लोग। बहुत धन्यवाद जी। आज मंत्रिपरिषद के द्वारा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जो स्थानांतरण नीति है वर्ष 2024-25 की, उस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दी है। मोटे तौर पर जो पिछले वर्ष जो हमारी स्थानांतरण नीति थी उसी का ही अनुसरण किया गया है। समूह का और समूह खा के अधिकारी अपने सेवा काल में संबंधित कुल 3 वर्ष जो पूर्ण कर चुके हैं जनपदों में, उनका स्थानांतरण किए जाने की व्यवस्था समूह का और समूह खा में जो अधिकारी अपने सेवा काल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह का और खा का स्थानांतरण संवर्गवार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।